नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी, मतलब कि ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में हम लोग देखेंगे आज इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी को बहुत डिटेल में समझेंगे। ईवीएस का हमारा ये पूरा क्लास होगा। ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी आप सभी जानते हैं पेपर 1 प्राथमिक स्तर में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन का ये क्लास। यूपी टेट, सी टेट सभी के लिए क्लास होगा दोस्तों ईवीएस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या होती है, क्या इसकी अवधारणा है, क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, विविध प्रकार के वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु जो है वो पाए जाते हैं। इसमें सभी जीव अपने चारों ओर के वातावरण से प्रभावित होते हैं। सभी जीव अपने वातावरण के साथ एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जीवों और वातावरण के इन्हीं संबंधों को हम पारिस्थितिकी इकोसिस्टम कहा जाता है। ये पूरा एक चक्र है। इस चक्र में आप देखेंगे तो आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से आपका पारिस्थितिकी तंत्र काम करता है, इकोसिस्टम काम करता है। इसका चक्र बना है। यहाँ उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और अजैविक घटक। कोई सबसे पहले उत्पादन करता है, उसके बाद उसका उपभोक्ता उसको उपभोग करता है। फिर वो उस उपभोग करने के बाद से जो उसका अपघटक होते हैं वो उसके अपघटक को रिसाइकल करते हैं। और फिर कुछ ऐसे भी चीज़ें होते हैं जो वो अजैविक घटक होते हैं। अब आगे देखते हैं और डिटेल में पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या हैं, कैसे हैं। दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक स्वपोषित घटक एक होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक में पहला आता है आपका जैविक या जीवी घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स। दूसरा आता है आपका अजैविक या अजीवी घटक यानी एबायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटक क्या होता है और बायोटिक कंपोनेंट क्या है, इसमें सबसे पहले आपका आता है स्वपोषित घटक। स्वपोषित घटक क्या है, तो वे सभी जीव इसे बनाते हैं जो साधारण अकार्बनिक पदार्थों को प्राप्त कर जटिल पदार्थों का संश्लेषण कर लेते हैं। अर्थात अपने पोषण के लिए स्वयं भोजन का निर्माण अकार्बनिक पदार्थों से करते हैं। तो उन्हें हम स्वपोषित घटक कहते हैं, यानी कि अपना पोषण वो खुद सेल्फ कर रहे हैं। ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अकार्बनिक पदार्थों जल और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग में ला करके भोजन बनाते हैं, जिनका उदाहरण हरे पौधे होते हैं। और ये घटक जो है आपका उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में ही, पिछले वाले पेज पे, उत्पादक सबसे पहले होता है, उसके बाद उसका उपभोक्ता यूज करता है और फिर उसको जो है वो अपघटक उसको रिसाइकल कर देते हैं। अब इसमें परपोषित अंश क्या होता है, तो परपोषित अंश ये स्वपोषित अंश द्वारा पैदा किया हुआ भोजन दूसरे जीव के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। ये जीव उपभोक्ता या अपघटनकर्ता कहलाते हैं। परपोषित अंश यानी कि स्वपोषित अंश, खुद के पोषित अंश के द्वारा पैदा किया हुआ भोजन जब दूसरे जीव द्वारा प्रयोग में लिया जाता है तो ये जीव उपभोक्ता या अपघटनकर्ता कहलाते हैं। कार्यात्मक दृष्टिकोण से जीवी घटकों को क्रमशः उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक श्रेणियों में विभाजन किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे उत्पादक क्या है। दोस्तों, इसमें जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं जैसे कि हरे पौधे, वे प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। और इन पर निर्भर जीव जंतु और मनुष्य गौण उत्पादक होते हैं, क्योंकि वे पौधों से भोजन लेकर उनसे प्रोटीन, वसा आदि का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए
अब आगे देखते हैं उपभोक्ता कौन होता है, कंज्यूमर कौन है। तो उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो प्राथमिक जो उपभोक्ता होता है, जो पेड़ पौधों की हरी पत्तियां भोजन के रूप में काम में लेते हैं, जैसे कि गाय, बकरी, मनुष्य आदि, इन्हें हम शाकाहारी भी कहते हैं। यानी कि एक तरीके से कहें तो शाकाहारी जीव जंतु जो होते हैं वो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी यानी कि गौण या द्वितीय उपभोक्ता। तो जो शाकाहारी जंतुओं या प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे कि शेर, चीता, मेंढक, मनुष्य आदि, इन्हें मांसाहारी कहते हैं। यानी कि जो देखिए मनुष्य जो है वो आपका इस समय सर्वाहारी में आ गया है। मनुष्य सब कुछ खा रहा है। मनुष्य शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, सर्वाहारी भी है। तो इसीलिए मनुष्य को आप ओमनी वर्ग में सर्वाहारी में काउंटिंग करेंगे। मनुष्य इस समय जो है वह उस लेवल पे आ गया है कि कुछ भी खाने को तैयार है। ठीक है, तो ये आपका जो है सेकेंडरी में आएगा मनुष्य। मनुष्य भी जो है जानवरों में आ गया है। शेर, चीता, मेंढक के बाद मनुष्य का नाम आ रहा है। तीसरा होता है आपका टेरिटरी, यानी कि इस श्रेणी में वे आते हैं जो मांसाहारी को खा जाते हैं, जैसे कि सांप मेंढक को खा जाता है। सांप जो है वह मेंढक को खाता है, और मेंढक किसको खाता है? वो मेंढक जो है वह प्राइमरी जो प्राथमिक होते हैं उनको खाता है। मोर जो है वो सांप को खा जाता है। मोर जो होते हैं ना, मोर, ये मोर जो है वो सांप को खा लेता है, और सांप किसको खा रहा है? मेंढक को खा रहा है। तो आपको पता चला प्राथमिक कौन है, द्वितीयक कौन है और तृतीयक कौन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब अपघटक एवं अजैविक घटक। अपघटक क्या होते हैं दोस्तों? अपघटक इसमें मुख्य रूप से जीवाणु तथा कवकों का समावेश होता है, जो मरे हुए उपभोक्ताओं को साधारण भौतिक तत्वों में विघटित कर देते हैं तथा ये फिर से वायुमंडल में मिल जाते हैं। इसको हम अपघटक या अजैविक कहते हैं। अब देखते हैं आगे अजैविक या अजीवी घटक क्या है। एबायोटिक कंपोनेंट। तो अजैविक घटक को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला होता है आपका जलवायु तत्व, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, तापक्रम हो गया, वर्षा हो गया आदि, ये सब का है आपका अजैविक घटक में आएगा। दूसरा आता है आपका कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि, ये सब आपका अजैविक घटक में आता है। तीसरा होता है आपका अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सभी इनऑर्गेनिक मैटर हैं। ये सभी आपके अजैविक घटक में आते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी क्या कहलाता है। दोस्तों जैव विविधता को अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और डाइवर्सिटी। बायो का अर्थ होता है लिविंग्स यानी जीवित वस्तुएं, तथा डाइवर्सिटी का अर्थ होता है डिफरेंट स्पीसीज यानी कि विभिन्न प्रजातियां, अर्थात जीवों की विभिन्न प्रजातियों का एक ही स्थान पर पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग सन 1985 में W.G. रोजेन ने किया था, और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है हर साल। भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था, जैव विविधता अधिनियम। ठीक है, अब आगे अब देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्रों को। भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है।
ठीक है। अब ये 10 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो 10 क्षेत्र में पहले आता है सबसे पहले ट्रांस हिमालय, दूसरा आता है आपका हिमालय क्षेत्र, तीसरा आता है आपका मरुस्थल, चौथा आता है आपका पश्चिमी घाट, पांचवा आता है आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र, छठवां आता है आपका दक्कन का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, सातवां आता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, आठवां आता है गंगा का मैदान, नौवां आता है आपका द्वीपीय क्षेत्र और 10वां आता है आपका तटीय क्षेत्र। तो 10 प्रकार से हम बांटते हैं टोटल जैव भौगोलिक क्षेत्रों को। जैव विविधता तप्त स्थल, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, बोल्ड मैट्रिक्स डैशबोर्ड। वर्तमान में विश्व में 36 हॉट स्पॉट की पहचान की गई है दोस्तों, जिनका विस्तार विश्व का लगभग 2.4% क्षेत्रफल पर है। ये टोटल 36 हॉट स्पॉट में, विश्व में चिन्हित टोटल 36 हॉट स्पॉट में से 4 जो है वो भारत में स्थित हैं। और ये कौन कौन से हैं इसको आगे चल के देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बड़ा मुख्य पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में विश्व में टोटल 36 हॉट स्पॉट की पहचान की गई है, जो ये 36 टोटल जो है विश्व के लगभग 2.4% क्षेत्रफल पर हैं। और विश्व में 4 ऐसे हॉट स्पॉट हैं जो केवल भारत में हैं। विश्व के कुछ प्रमुख बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कौन कौन सा है? तो इसमें जो है सबसे पहले आपका अटलांटिक वन, उसके बाद पूर्वी मलेशियाई द्वीप, तीसरा दक्षिण पश्चिमी चीन के पर्वत, चौथा मेगाडास्कर के द्वीप समूह, पांचवा मध्य अमेरिका, छठवां कोलंबिया चोको, सातवां मध्य चिली, आठवां पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट श्रीलंका, इंडो बर्मा आदि, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे अब देखते हैं खास करके हम भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र और आर्द्रभूमि के बारे में। भारत के जो प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं ये है आपका पहला इंडो बर्मा क्षेत्र, दूसरा हिमालय क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी घाट और चौथा सूडालैंड। अब चलिए इसको समझेंगे हम लोग। तो ये 4 जो है इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सूडालैंड, ये 4 जो है भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, जो कि पूरे विश्व में टोटल कितना था 36, जो 4 भारत में है, यानी कि 32 जो है पूरे वर्ल्ड में है और 4 भारत में है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वेटलैंड आर्द्रभूमि क्या होती है। दोस्तों आर्द्रभूमि यह एक दलदली स्थान होता है, इन्हें हम पृथ्वी का स्पंज कहते हैं। मतलब स्पंज मतलब क्या होता है, जैसे कि रुई, जिसे उसको दाबेंगे तो वो दब जाएगा और फिर अपने ही रूप में आ जाएगा, छोड़ेंगे तो ये दलदल जो होता है ना, दलदल जमीन, ये बाढ़ का पानी अवशोषित करता है, ये दलदल जो जमीन होता है। और इनके अंदर कृषि के लिए बहुत दुर्लभ जल व्यवस्था होती है। इनके चारों ओर जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि जितने भी दलदली जगह होते हैं ना वो बहुत खेती के लिए उपयुक्त होते हैं, मतलब वहाँ पे जैव विविधता बहुत पाई जाती है। प्रत्येक वर्ष हम 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि वेटलैंड दिवस के रूप में मनाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आगे आर्द्रभूमि के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और रामसर स्थल के बारे में। वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। वेटलैंड्स यानी आर्द्रभूमि को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है, क्योंकि ये विस्तृत भोज्य जाल यानी कि फूड वेब्स का निर्माण करते हैं। वेटलैंड्स को किडनीज ऑफ द लैंडस्केप यानी कि भूदृश्य के गुर्दे भी कहते हैं, यानी कि ये जो आर्द्रभूमि दलदली स्थान होता है ये पृथ्वी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये भूदृश्य यानी कि पृथ्वी का गुर्दा है। भारत में कुल आर्द्रभूमि की संख्या 2019 से पहले 26 थी,
लेकिन अब जो है वो 27 हो गई है। भारत की पहली और सबसे बड़ी आर्द्र भूमि चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। आर्द्र भूमि। भारत के प्रमुख रामसर स्थल की बात करेंगे तो सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है और ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। इसे 30 जनवरी सन 2019 को रामसर स्थल घोषित किया गया था और यह विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वन सुंदरवन में स्थित है और यह 24 परगना जिले में स्थित है। यहाँ सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी स्थित है इस सुंदरवन में। तो यह भारत का प्रमुख रामसर स्थल है सुंदरवन डेल्टा। आगे बात करते हैं भारत के प्रमुख रामसर स्थल के बारे में। तो वेम्बनाड कोलनम भूमि, वेम्बनाड कोलनम भूमि जो है यह आपका कहाँ पर है, तो ये केरल में स्थित है वेम्बनाड कोलनम भूमि। अगला है आपका चिल्का लेक। चिल्का लेक ओडिशा, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है चिल्का झील। कहाँ है, उड़ीसा में है। तीसरा है अगला है केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क जो है यह राजस्थान का पक्षी अभ्यारण्य और नेशनल पार्क है। यहाँ पे पक्षी सबसे ज़्यादा आते हैं केवलादेव नेशनल पार्क में। अगला है आपका वूलर झील। वूलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है वूलर झील। उसके बाद अगला है आपका लोकटक झील। लोकटक झील आपका जो है यह मणिपुर में है और ये पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह भारत की एकमात्र तैरती हुई झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है। इसी देखिए ये फोटो में आप देख पा रहे हैं, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है इसी लोकटक झील में जो कि मणिपुर में है। अगला है आपका सांभर झील। यह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील। अगला है रेणुका वेटलैंड। यह हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर स्थित है रेणुका वेटलैंड। अगला है लोनार झील। यह महाराष्ट्र में है, जो उल्का पिंड से बनी है लोनार झील महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये कुछ भारत के प्रमुख रामसर स्थल के अंतर्गत आर्द्र भूमियां और झील आते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, मरुस्थल को पढ़ते हैं। डिजर्ट रेगिस्तान मरुस्थल क्या है दोस्तों, ये एक मैप है, एक चित्र है, नक्शा है। देखिए ये पूरा पृथ्वी है, मतलब ये क्या है, ये आपका पूरा पृथ्वी है, अर्थ है, पृथ्वी का पूरा चित्र है। तो पृथ्वी को हम आप जानते हैं कि ये काल्पनिक रेखा में बांटा गया है, इसको काटा गया है। तो बीच का जो भाग है ना, ये मध्य अक्षांशी भाग, ये कुछ जीवन जीने लायक है और ये आपका जो भाग है ये कुछ जीवन ट्रॉपिकल और मिड लैटिट्यूड, ये उष्णकटिबंधीय और मध्य अक्षांशी कुछ मनुष्य के रहने लायक ये जगह है। पोलर जो है ये ठंडा, ये भी पोलर जो है आपका ठंडा, यानी ध्रुवों पर इतनी ठंडी पड़ती है कि वहाँ मनुष्य का रहना संभव नहीं है। वहाँ पे केवल मतलब हर देश अपना अपना एक तरीके से कहें तो केवल सैटेलाइट सेंटर लगा के रखा हुआ है। तो वहाँ -60 डिग्री -100 डिग्री तक तापमान जाता है, तो वहाँ जीवन संभव नहीं है, मतलब आदमी नहीं रह पाएगा जल्दी। आगे बात करते हैं उष्णकटिबंधीय स्थल के बारे में, ट्रॉपिकल के बारे में। ये प्रदेश स्थल की ओर से आने वाली शुष्क पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होते हैं। यूएसए का कैलिफोर्निया का मरुस्थल, अफ्रीका का सहारा अरब, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में कालाहारी तथा दक्षिण अमेरिका में अटाकामा गर्म मरुस्थलों के उदाहरण हैं। तो ये मरुस्थलों के उदाहरण हैं। अगला है आपका मध्य अक्षांशीय स्थल। देखिए उत्तरी अमेरिका का ग्रेट बेसिन, मंगोलिया का गोबी, तुर्किस्तान आदि के मरुस्थल जो है वो मध्य अक्षांशीय मरुस्थल में आते हैं और ये आपका आता है उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल में। ठंडे मरुस्थल, ये जैसे मैं बताया आपको, ये वाला और ये वाला ध्रुवों पर जो होते हैं, तो ये ध्रुवीय प्रदेशों में फैले होते हैं। ये प्रदेश उच्च वायुदाब के केंद्र हैं, यहाँ से ठंडी और शुष्क पवनें सभी दिशाओं में चलती हैं। अंटार्कटिका तथा ग्रीनलैंड ठंडे मरुस्थलों के उदाहरण हैं। लद्दाख भारत का ठंडा मरुस्थल है। लद्दाख, लेह लद्दाख जो होता है, जहाँ हमेशा जो है बर्फबारी और बर्फ से ढका रहता है, तो लद्दाख जो है ये आपका भारत का ठंडा मरुस्थल होता है। अब बात करते हैं विश्व के कुछ प्रमुख मरुस्थलों के बारे में।
पहला है आपका अंटार्कटिका ध्रुवीय मरुस्थल। यह विश्व का सबसे बड़ा व ठंडा मरुस्थल है अंटार्कटिका, जहां लगभग जीवन संभव नहीं है। दूसरा है आपका आर्कटिक ध्रुवीय मरुस्थल। यह विश्व की दूसरा सबसे बड़ा व ठंडा मरुस्थल है। यह अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस तक फैला हुआ है आर्कटिक ध्रुवीय मरुस्थल। तीसरा है आपका सहारा का मरुस्थल। यह संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है जो अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है, सहारा का मरुस्थल। चौथा है आपका कालाहारी। बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत कालाहारी दूसरा प्रमुख मरुस्थल है। अगला है आपका अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली के कुछ भागों में अटाकामा मरुस्थल है और ये संसार का सबसे सूखा प्रदेश है अटाकामा मरुस्थल। अगला है आपका हेलमंद रेगिस्तान। हेलमंद रेगिस्तान यह अफगानिस्तान के दक्षिण में स्थित रेगिस्तान है, हेलमंद रेगिस्तान। अगला है आपका साल्ट डेजर्ट, जो कि ईरान के उत्तर में स्थित एक प्रकार का मरुस्थल है। उसके बाद अगला है कराकुम अथवा काला मरुस्थल। ये कराकुम अथवा काला मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान का मरुस्थल है, जिसकी रेत काले रंग की होती है। तुर्कमेनिस्तान का 80% भाग जो है वो केवल मरुस्थल ही है। अगला है गोबी मरुस्थल। मंगोलिया के दक्षिणी भाग में आपका गोबी मरुस्थल स्थित है। जैसा कि फोटो में आप देख पा रहे हैं, इस तरीके का कुछ रेगिस्तान होता है। थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह अधिकांश तो राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में भी फैला हुआ है थार मरुस्थल। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है। कहाँ पे है? अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है। यह मरुस्थल बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है, जैसा कि फोटो में आप जैसा देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को। सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है पृथ्वी पर सिकुआ वृक्ष है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो 50 वर्ष से। यानी कि 50 वर्ष से अगर कोई जानवर अपने प्राकृतिक आवास में न देखा गया हो तो उसको विलुप्त मान लिया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में और शांत घाटी केरल में पाई जाती है भारत में। अगला है प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के आर्द्र वनों में पाई जाती है। अगला है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगला है वेटलैंड दिवस हम कब मनाते हैं? तो वेटलैंड दिवस मनाते हैं हर साल 2 फरवरी को। रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित है, तो रामसर सम्मेलन जो है वो आर्द्र भूमि यानी कि नमी वाले जमीन से, नमी वाले भूमि से संबंधित है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है, अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि। अब बात करते हैं ईवीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका रेड डाटा बुक, जो कि IUCN के द्वारा निकाला जाता है। देखिए, विश्व संरक्षण संघ वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसे हम पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ IUCN या IUCNR के नाम से जाना जाता था। IUCN एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है, रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। इसमें सभी प्रकार के जीवों की प्रजातियों का एक रिकॉर्ड रखा जाता है इसी रेड डाटा बुक में। IUCN का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। IUCN
को 1948 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था इसे, और इसका मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसके अनुसार विश्व के सभी भागों में विभिन्न कारणों से जैव विविधता में लगातार कमी आती जा रही है। यदि यही स्थिति रही तो पृथ्वी से महत्वपूर्ण प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा और बढ़ जाएगा, और इसे ध्यान में रखते हुए IUCN ने एक रेड डाटा बुक प्रकाशित किया जिसमें संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया गया है जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही है। यह पुस्तक सबसे पहले 1963 में प्रकाशित की गई थी, रेड डाटा बुक। 2004 में इसे संशोधित कर प्रकाशित किया गया था रेड डाटा बुक को। IUCN के 5 वर्ग जो संरक्षण के लिए बनाए गए थे, इसका उपयोग विश्व संरक्षण मॉनिटर केंद्र वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर ने किया और लगभग 60,000 पादप और 2,000 प्राणियों की जाति को खतरों से चिन्हांकित किया। इन प्राणियों का वर्णन रेड डाटा बुक में किया गया है। रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को ग्रेटेंड जाति यानी कि एक तरीके से ग्रेटेंड नहीं, थ्रेटेंड स्पीसीज का नाम दिया गया है। संकटापन्न यानी कि इंडेंजरस, सुबेद यानी कि वल्नरेबल, और रेयर मतलब कि दुर्लभ। तो ये जब रेड में आ जाएंगे तो मतलब क्या है, ये विलुप्ति के कगार पे हैं। और वल्नरेबल का मतलब क्या है कि इनको भी बचाया जा सकता है, और रेयर जो होते हैं मतलब क्या है, लगभग वो समाप्त होने के कगार पे, दुर्लभ भी ये भी हैं, यानी बहुत कम बचे हैं। प्रजातियां इस ग्रेटेंड जातियों के अंतर्गत ही आती हैं। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य एवं उद्यान। सबसे पहला है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना विलुप्त प्राय बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी, और यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यहाँ बाघों की आबादी सबसे ज़्यादा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। अगला है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है। गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। गिर राष्ट्रीय वन में गिर राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है, और यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए की गई थी। शेरों के अलावा यहाँ शाही, काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर भी पाए जाते हैं चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य में। और यहाँ घड़ियाल और अजगर जैसे रेंगने वाली प्रजाति के जीव भी पाए जाते हैं चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य में। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी, और यह उत्तरी भारत में उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की चोटी जो कि 7816 मीटर है उस पर यह स्थित है। वर्ष 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था। यह राष्ट्रीय पार्क हिमालयी पक्षी, हिमालयन कस्तूरी मृग, गोरल, हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। यह भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व के नाम से जाना जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों की सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है, और इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ अभ्यारण्य
मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांधवगढ़ अभ्यारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं में देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में है, जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है आपका हिमीस, जो कि लद्दाख में है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है हिमीस, जो कि कहाँ है, लद्दाख में है। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है राष्ट्रीय उद्यान। देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ है, मणिपुर में है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी। भारत में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, अब बात करते हैं अम्ल वर्षा एसिड रेन की। अम्ल वर्षा क्या होता है? अम्ल वर्षा जिसको नाम ही है एसिड रेन। दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल की नमी से मिलकर के क्रमशः सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ ही ये एसिड भूमि पर आ जाते हैं, जिससे आंखों एवं त्वचा के रोग उत्पन्न होते हैं। वनस्पतियों को भी नुकसान पहुंचता है तथा संगमरमर की इमारतें भी पीली पड़ जाती हैं, जिसे स्टोन कैंसर के नाम से जाना जाता था। नॉर्वे एसिड रेन से सर्वाधिक प्रभावित देश है, यानी कि नॉर्वे में सबसे ज़्यादा जो है वो अम्ल वर्षा होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो देखा है, ये आपके भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य, रेड डाटा बुक, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को, विश्व के प्रमुख मरुस्थल को, भारत के प्रमुख रामसर स्थल, विश्व के प्रमुख रामसर स्थल, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, इसके अलावा जैविक अजैविक घटक, उत्पादक उपभोक्ता, पारिस्थितिकी तंत्र, इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है। उम्मीद करता हूँ पर्यावरण और ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी के अंतर्गत ये वीडियो आपका सीटेट, यूपी टेट और सभी प्रकार के टेट परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि अगला जो भी वीडियो आएगा वो आपके सब्जेक्ट का आएगा, तो आपको तैयारी करने में सबसे बेहतर तरीके से मदद की जा रही है हमारे चैनल पे। धन्यवाद।